हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की प्रश्नावली 4, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि, जिसको अपने चर बोलते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी अल्फ़ाबेटिक अपने पास होते हैं, उनमें से कुछ कोई भी हो सकता है, जिसको अपने चर बोलते हैं या अज्ञात राशि बोलते हैं, कि अधिकतम घात 2 हो। जिस समीकरण के अंदर, जिस सवाल के अंदर अपने को अचर राशि के ऊपर या अज्ञात राशि के ऊपर अधिकतम घात 2 लगी हुई मिल जाए, 2 से बड़ी घात ना हो कोई, ना 2 से छोटी हो, अधिकतम घात 2 हो, उसको अपने बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब कई बार पूछ लेते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल रूप लिखिए या व्यापक रूप लिखिए, इस तरीके से कुछ पूछ लेता है कि द्विघात समीकरण का मूल रूप। तो ये आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मूल रूप या व्यापक रूप इसे अपने कहते हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण के मूल पूछे, जैसे अपने कोई भी द्विघात समीकरण के उत्तर जो लास्ट में निकालते हैं वो उसके मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण तो उसके 2 मूल निकलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 होती है, 2 घात होने पर इसका जो उत्तर है वो भी 2 निकलेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल अपने अल्फा और बीटा के रूप में इसको लिख सकते हैं कि एक जो पहला मान आएगा उसको अपने अल्फा लिख लें, दूसरा जो उसका मान आएगा उसको बीटा लिख लें। उसके बाद शून्यकों का योग, शून्य का मतलब जो इसके जो मूल आते हैं उसको अपने शून्यक भी बोलते हैं। या तो यह आ सकता है कि मूल ज्ञात कीजिए, या आ सकता है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब कि x की जगह पे या y की जगह पे या अचर राशि की जगह पे कौन सा मान रखने पर समीकरण 0 हो जाती है। तो यहाँ से आ जाएगा शून्यकों का योग, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो भी x के मान आएंगे उनको जोड़ने पर बराबर -b/a। b का मतलब ये वाला जो मान है वो b का और ये a का, b/a। और यहाँ पे लिखा है कि c/a है, शून्यकों का गुणनफल c/a। c का मतलब ये आ जाएगा c और यहाँ से आ जाएगा a। प्रश्नावली अपनी 4.1 है। उसके पहले सवाल में सिर्फ ये पूछा है कि कौन से जो समीकरण है वो द्विघात हैं। तो उनको हल करने पर जिसमें अधिकतम घात 2 आती है, x के ऊपर या y के ऊपर जो भी अपने को दे रखा है, अगर उसमें अधिकतम घात 2 आ जाती तो वो द्विघात समीकरण होगी। अगर नहीं आती या उससे ज़्यादा आ जाती तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। उसमें सिर्फ ये बताना है कि द्विघात है या नहीं। दूसरे का जो पहला है, इसमें अपने को दिया है कि एक आयताकार कोई भूखंड है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 528 वर्ग मीटर है। अब उसकी चौड़ाई और लंबाई अपने को उसी दिन दे रखी, तो वह प्रश्न में आप देखोगे कि उसकी जो लंबाई के बारे में बोल रखा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। ये जो आयताकार भूखंड है उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई के बोला है, इसलिए तो चौड़ाई का बराबर x मान लेंगे कि चौड़ाई एक बार x है। ये अज्ञात राशि या चर राशि अपने मान ली है कि चौड़ाई x मीटर है। लंबाई के बारे में बोला है कि जितनी चौड़ाई है उसके दुगुने से 1 अधिक है। जो दुगुना है उसका x है और उससे 1 अधिक है, तो +1 कर दिए, इसकी लंबाई हो जाएगी। अपने को क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लिख देंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ये अपने को दे रखा है 528। लंबाई यहाँ से जो अपने लिखी है 2x + 1 गुना चौड़ाई आ जाएगी x बराबर 528 है। x के साथ इसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x², फिर x को 1 से गुना करेंगे x और बराबर में आ जाएगा 528। गुणा करनी है, x की इसके साथ भी गुणा कर दी, x की एक के साथ भी गुणा कर दी, बराबर 528 है। अब बराबर के 528 को इस तरफ लेके आएंगे, बराबर के अंदर की साइड लेके आएंगे तो उसका निशान चेंज होगा। प्लस का है तो ये माइनस के 528 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये क्या आ जाएगी अपनी द्विघात समीकरण आ जाएगी। इसमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है। इसको आगे जो हल करने की विधियां हैं वो अपने अगली प्रश्नावली में करेंगे, जिसमें अलग अलग विधियां हैं। गुणनखंड विधि है, द्विघात समीकरण या द्विघात सूत्र से है, या पूर्ण वर्ग विधि से हल करने की जो है
तो आगे अपने जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें अंदर आ जाएंगे। फिलहाल इसमें अपने को सिर्फ द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला था कि इसकी जो द्विघात समीकरण जो बनती है वो रूप अपने को लिखना है, तो ये इसकी द्विघात समीकरण आ जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें पूछा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 मान लो, या 3 4 5 6 11 12 13 14, इस तरीके से जो लगातार होंगे धनात्मक पूर्णांक होंगे, जो प्लस वाले होते हैं धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल अपने को दे रखा है 306। तो यहाँ पे इसके अंदर भी मानना पड़ेगा अज्ञात राशि या चर राशि से अपने बोलते हो मानेंगे। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। जब कभी भी क्रमागत बोला जाए या लगातार बोला जाए तो x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, इस तरीके से ये लगातार होते हैं। पूर्णांकों का गुणनफल है तो पहला पूर्णांक अपना x है और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, दोनों का गुणा बराबर 306। x को x से गुणा कर देंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 के साथ गुणा कर देंगे x आ जाएगा, बराबर के 306। इसे बराबर के दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस के 306 हो जाएंगे और बराबर में 0। पहला पूर्णांक x, दूसरा x प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, दोनों का गुणा करना है। x को x से गुणा कर देंगे x स्क्वायर, x को 1 से गुणा कर देंगे x, 306 इधर लेके जाएंगे माइनस के 306 और ये अपनी द्विघात समीकरण बन जाएगी। तीसरा है माना कि रोहन, इसमें दो आयु के बारे में अपने को प्रश्न में बोला है, प्रश्न बुक में दे रखा है, उस तरीके से देख लेना कि रोहन है और एक रोहन की माँ है, दोनों की आयु के बारे में अपने को बोल रखा है। तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, हमेशा वर्तमान आयु मानी जाती है जब भी अपने को अज्ञात राशि मानते हैं, कोई चर राशि मानते हैं तो वर्तमान आयु x वर्ष है। अब जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि 26 वर्ष बड़ी है, तो उसमें जो रोहन की आयु होगी उसमें अपने 26 प्लस कर देंगे तो वो रोहन की माँ की वर्तमान आयु आ जाएगी, क्योंकि 26 साल बड़ी है तो 26 प्लस करती है। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद का मतलब वो 3 साल और बड़े हो जाएंगे, रोहन की माँ की आयु भी 3 साल बड़ी होगी और जो रोहन है उसकी आयु भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद बोलता है या 3 वर्ष पश्चात बोलता है तो उसमें प्लस करना है। पूर्व या पहले बोलता है, अगर कहीं प्रश्न में पूर्व लिखा आ जाए या पहले लिखा आ जाए तो माइनस करते हैं, जितने साल वो बोलता है उतने साल या उतने वर्ष अपने माइनस करते हैं अगर पूर्व या पहले लिखा आता है, और अगर बाद या पश्चात लिखा आता है तो उतने प्लस कर देते हैं। तो यहाँ फिलहाल बाद बोला है कि 3 वर्ष बाद है तो x, पहले उसकी आयु x थी, 3 वर्ष बाद बोला तो x प्लस 3 कर दी। उसकी माँ की आयु x प्लस 26 थी, 3 वर्ष बाद बोला 3 इसमें प्लस कर देंगे तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। दोनों की आयु का गुणनफल अपने को प्रश्न में दे रखा है कि 360 है, तो ये तो आ जाएगी रोहन की आयु आ जाएगी और ये रोहन की माँ की आयु, दोनों का गुणा करना है और बराबर में 360। पहले x को इस x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 29 से गुणा करेंगे 29x, फिर इस 3 का x के साथ गुणा करेंगे 3x, फिर 3 को 29 से गुणा करेंगे 29 87। 360 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस के 360 और बराबर में 0। पहले x का गुणा इन दोनों के साथ करना है, x और x का गुणा x से करेंगे और 29 से भी करेंगे। फिर 3 का गुणा भी इन दोनों से करना है, 3 का पहले x से गुणा करेंगे 3x, फिर 3 को 29 से गुणा करेंगे 87। x स्क्वायर आ गया, ये दोनों x वाले थे, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x, यानी कि एक जातीय हैं, ये एक जैसे हैं, दोनों x वाले हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 29x और 3x 32x होते हैं। ये x स्क्वायर है, इसकी जो घात है वो अलग है तो ये अलग ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसके इस x वाले के साथ ही जोड़ दें, ऐसा नहीं करना। जुड़ते हैं जो एक जैसे हों, एक जाति वाले होते हैं वही जुड़ते हैं। 29x और 3x हो जाएंगे 32x, ये प्लस के 87, ये माइनस के 360 है, तो 87 में से 360 नहीं घटा सकते तो अपने 360 में से 87 माइनस कर दें, 273 बचेगा, माइनस वाला यहाँ पे अधिक है तो माइनस का निशान आ जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण अपनी बन जाती है। आगे चौथा पॉइंट, रेलगाड़ी के बारे में अपने को दे रखा है कि रेलगाड़ी एक दूरी तय करती है 480 किलोमीटर, और एक तो सीधी जितनी अपनी स्पीड से जा रही है उतनी स्पीड से, तो वो अपनी स्पीड या उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी उसको जानी है 480 किलोमीटर जाना है टोटल। तो समय अपने को बताने के समय कितना लगेगा, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ये समय का सूत्र याद रखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल,
दूरी 480 किलोमीटर जानी है, चाल उसकी x है, समय घंटे में आता है तो इसलिए घंटे लगा दिया। रेलगाड़ी की चाल में कमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कमी का मतलब उसकी स्पीड क्या कर दी, जितनी पहली स्पीड से जा रही थी x किलोमीटर के हिसाब से जा रही थी तो उसके अंदर कम कर दिया, कमी कर दी, तो 8 किलोमीटर की कमी कर दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो x में से माइनस कर देंगे। अगर यहाँ लिखा था कि रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि कर दी तो वृद्धि करने पर यहाँ पे फिर प्लस आ जाता। फिलहाल हम कमी कर रहे हैं, कमी करने के कारण ही यहाँ पे माइनस आ रहा है। x माइनस 8 पहले x थी और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती तो माइनस कर दिया। अब रेलगाड़ी की चाल है, जो स्पीड है वो कम कर देगी तो समय भी उसको ज़्यादा लगेगा। पहले तो उसको 480/x घंटे लग रहे थे, लेकिन उसकी चाल में उसकी स्पीड में कमी होगी तो उसको समय अब उसकी तुलना में ज़्यादा लगेगा। तो 480/x माइनस 8 यानी कि दूरी तो उतनी जानी है, दूरी बटे चाल, चाल में कमी होगी तो समय अधिक लगेगा। कितना अधिक लगता है वो अपने को प्रश्न में दे रखा है कि 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब अधिक कौन सा लेगी, जिसकी चाल में कमी होगी वो अधिक समय लेगी, और जो पहले की चाल थी वो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 480/x माइनस 8, ये तो उसकी कमी करने के बाद जो चाल आती है और ये उसकी पहले की चाल थी। दोनों का अगर अपने अंतर लें तो अंतर उसने बोला कि 3 घंटे अधिक समय का अंतर पड़ता है। अब इनका अपने लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम मतलब का x माइनस 8 और x दोनों नीचे लिख देने हैं गुणा के रूप में। x माइनस 8 और x को दोनों नीचे लिखना है। x को इस 480 से गुणा करनी है, x माइनस 8 को इस 480 से गुणा करनी है, यानी कि तिरछा गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे और इसको इसके साथ गुणा कर देंगे। 480 को 480x आ जाएगा, 480 को इस x माइनस 8 से गुणा करना तो x माइनस 8, और नीचे यही x माइनस 8 और x जो लघुत्तम लिया था वही रहेगा, और बराबर में 3 घंटे। यहाँ पे चाल में कमी हो रही है तो जो चाल में कमी हो रही है उसको आगे रखेंगे। अगर यहाँ पे होता कि चाल में वृद्धि होगी तो फिर पहले ये लिखा जाता और उसके बाद माइनस का निशान लगा के जो वृद्धि वाली आती वो यहाँ लिखी जाती। अगर मान लो कि 8 किलोमीटर की वृद्धि होती तो यहाँ लिखा था 480/x प्लस 8, यानी कि वृद्धि वाले को बाद में लिखना है, अगर कमी वाला है तो उसको पहले लिखना है। ये इसमें ध्यान रखना है स्पेशली। कई बार सवाल थोड़ा सा घुमा के दे सकता है कि चाल में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि वाला ध्यान रखना है कि ये 400 जो पहले चाल थी अपने मानी हुई थी उसके बाद आएगी अगर वृद्धि होती है तो, और अगर कमी हो रही तो उससे पहले आएगी। और उसके बाद करना वैसे ही है, लघुत्तम लेके इसको तिरछा गुणा करना है अपने को। 480x का 480x लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा अपना वो ऐसे ही आएगा। 480 को x से गुणा कर देंगे 480x, 480 को 8 से गुणा करके लिख देंगे, और नीचे x को x से गुणा कर देंगे x स्क्वायर, x को 8 से गुणा कर देंगे 8x आ जाएगा। दोनों का गुणा करके अपने को लिखना है। इस तरीके से आ जाएगा गुणा करके। पीछे जो स्टेप बताया था उस तरीके से गुणा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ये 480x है प्लस का है और ये 480x माइनस का है, तो प्लस वाले से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ रह जाएगा 3840, और ये जो 3 है इस 3 का इन दोनों से गुणा हो जाएगा। ये जो इस 3 है यानी कि जो बटे वाली संख्या, ये बटे वाली संख्या चली जाएगी इसमें भाग में, भाग वाली संख्या गुणा में चली जाएगी इसके, यानी कि 3 के साथ x स्क्वायर का गुणा होगा, 3 के साथ 8x का गुणा होगा। जब 3 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 8 से गुणा करेंगे 8 3 24, और ये 3840 बराबर में आ जाएंगे। प्लस की संख्या इसे अंदर की तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगी माइनस के, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3480। अब तीनों के अंदर 3 3 कॉमन, अपने को पता है कि 3 का भाग तीनों में ही जा रहा है, 3 इसमें आ जाएगा कॉमन, तो 3 का भाग देने पे x स्क्वायर, इसमें 3 का भाग देंगे 8, इसमें 3 का भाग देंगे 1280। अपने को सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है, आगे इसको हल अभी नहीं करना। इसके बाद आती है 4.2 जो अपनी एक्सरसाइज है, जिसमें अलग अलग विधियों से अपने समीकरणों को हल करना सीखते हैं। तो 4.2 के अंदर अपने गुणनखंड विधि दे रखी है। गुणनखंड विधि से यानी कि फैक्टर करके उसके टुकड़े करके तो उसके आगे अपने को उसके उत्तर निकालने हैं, x के मान निकालने हैं, x के मूल ज्ञात अपने करने हैं, x के शून्य के ज्ञात अपने करने हैं गुणनखंड विधि से। तो पहली विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि है वो गुणनखंड विधि है। तो सवाल अपने को दे रखा है पहले का पहला कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये अपने को द्विघात समीकरण दे रखी है और इसके अपने गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो ये बीच में यानी कि जो bx वाला मान होगा, जो x वाला मान होगा या जो bx वाला मान होगा, इसके गुणनखंड करने हैं।
यानी कि 3 के 2 टुकड़े या 3 के 2 गुणनखंड अपने को इस तरीके से लेने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 3 आ जाए और गुणा करने पर 10x² आ जाए। जोड़ने घटाने पर 3x आए और गुणा करने पर 10x² आ जाए, यानी कि 10 और ये x², 10x² आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ लिखा कि जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो दो संख्या अपने पास हैं 2 और 5। 2 में से 5 माइनस करेंगे 3 आते हैं, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आते हैं। ठीक है, माइनस के 10 है तो आने चाहिए, इसलिए माइनस का 5 या माइनस के 3 आने चाहिए। तो -5 बड़ी संख्या ले ली और प्लस वाले 2 छोटी ले ली। तो 2 और 5 घटा देंगे -3, 2 और 5 का गुणा करेंगे -10। तो यहाँ पे 3 की जगह पे 2 संख्याएं अपने पास आएंगी। हर सवाल में गुणनखंड में ऐसे ही करना है कि जो बीच वाली संख्या होगी, जो x वाला अपने को मान होगा, x वाला जो अपने को पद होगा, उसके 2 टुकड़े करने हैं और टुकड़े करने पर वापिस वो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। यानी कि 5 में से -5 में से +2x करते हैं तो -3x आते हैं। अब 2 के समूह बना लेंगे। ये जैसे दो संख्याओं का एक समूह बन गया, यहाँ पे 2 का एक समूह बन गया। इन 2 के समूह बना के अपने को कॉमन निकालना होता है, कॉमन लेना है। तो इसमें तो x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन निकाल दिया, क्योंकि इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है। कॉमन का मतलब जो दोनों के अंदर ही अपने को भाग पूरा पूरा चला जाए, दोनों के अंदर वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो होते हैं कॉमन। तो इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x कॉमन निकाल देंगे, x बच गया, यहाँ 5 बच गया। अब इसके अंदर 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है। यूं कह लें कि 2 जो है वो दोनों के अंदर ही अभाज्य गुणनखंड अपने पास है। तो 2 का कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे 2 कॉमन चला गया, x रह गया। यहाँ 10 में से 2 कॉमन चला गया तो 5 भाग देना है। जो कॉमन निकालते हैं उसका मतलब उसमें भाग करना होता है। 10 क्या होता है, 10 अपना होता है 5 गुना 2 होता है 10, या 2 गुना 5। तो इसमें से 2 तो कॉमन चला गया तो पीछे क्या रह गया, 5 रह गया। तो यहाँ पे 5 लिखना है। ऐसा नहीं है कि 10 में से 2 कॉमन चला गया तो यहाँ रह गया 8। माइनस से नहीं करना। कॉमन निकालने का मतलब जो उसके गुणनखंड बनते हैं उसमें से एक कॉमन चला गया, जो दूसरा बचता है वो यहाँ पे लिखना है। अब ये दोनों एक जैसे हैं, x - 5 और x - 5, इसको फिर यहाँ पे अलग लिख दें कॉमन। और जो बाहर बच गया x और यहाँ पे +2, तो x और +2 यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। ये x - 5 जो कॉमन था वो कॉमन है बाहर, x + 2 यहाँ पे लिख दिया, बाकी जो बराबर में 0 चलता है। अब x - 5 बराबर 0 या फिर x + 2 बराबर 0, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। x - 5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। अब ये x - 5 बराबर 0 हो तो x बराबर 5 होगा, यानी कि माइनस के 5 इधर लेके आएंगे प्लस के 5। अगर x + 2 बराबर 0 लेते हैं तो x + 2 बराबर 0 लें तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 उत्तर आते हैं अपने पास। x के 2 मूल ज्ञात हो गए हैं, एक तो x का मान 5 है और एक x का मान -2 है। ये 2 आए, इनको शून्य के यहाँ मूल कहते हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूल 5 या -2 हैं। इसी तरीके से ये आगे वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा पॉइंट भी अपने को ऐसे ही कि ये समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण x² - x - 6 बराबर 0। यहाँ से माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं तो अपने 1 मान सकते हैं, किसके साथ 1 लगा हुआ है, यानी कि जोड़ने घटाने पर तो 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 दूनी 12x² आना चाहिए। गुणा करने पर 12x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -1। जोड़ने घटाने यानी प्लस करने पर या माइनस करने पर -1, गुणा करने पर -12। तो ये आ जाएगा 3 और 4, यानी कि 3 में से 4 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -4x प्लस के 3x। आप चाहो तो पहले 3x लिख दो, बाद में 4x लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर गुणनखंड इसके जो है वो सही होने चाहिए। -4x प्लस के 3x है। अब ये 2 संख्याओं का समूह है, इसमें से कॉमन निकालना है, और ये 2 संख्याओं का समूह है, इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन अब इसमें भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, यानी कि गुणनखंड अगर अपने करके देखें 4 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके भी 2 गुणा 2 बनता है, यानी कि 4 का गुणनखंड 2 गुणा 2, और इसके अंदर भी 2 है। 2 कॉमन आ जाएगा, x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x 2 बार आ रहा था, यानी कि x की स्क्वायर है, मतलब x गुणा x है, तो एक x बाहर है और एक x अंदर आ जाएगा। -4 का मतलब 2 गुणा 2, 1 2 बाहर चला गया, 1 2 अंदर रह जाएगा, प्लस का निशान। 3 ये भी है और 3 इसके अंदर भी आता है, यानी कि 6 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x।
6 को अगर अपने 2 गुणा 3 लिखते हैं, 2 गुणा 3, तो 3 तो ये आ जाएगा कॉमन और 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पे लिख दिया जाता है। x माइनस 2 यहाँ पे आ गया अपना कॉमन। बाहर क्या बचा, 2x प्लस 3, x माइनस 2 तो कॉमन है, बाहर बच गया 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0 लें, यानी कि एक बार तो इसके बराबर में 0 रखना है, x माइनस 2 बराबर 0, या फिर दूसरी बार x प्लस 3 बराबर 0, दोनों में अलग अलग 0 रखना है बराबर में, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर में 0। x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2 हैं उधर लेके जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, तो प्लस के 2। अब ये वाला जो 2x प्लस 3 इसके बराबर 0 करें तो प्लस का 3 इधर लेके जाएंगे माइनस का 3, और जो 2 गुणा वाला है वो इसके आ जाएगा भाग में, यानी कि x का मान आ जाएगा माइनस के 3/2। अतः द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो आ जाएंगे 2 आ जाएगा और एक माइनस के 3/2। इस तरीके से ही अपने को सवाल करने हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है रूट के अंदर √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2, ये अपने को सवाल दे रखा है और इसका अपने गुणनखंड करने, गुणनखंड वही कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आना चाहिए और गुणा करने पर ये 5 √2 को √2 से गुणा यानी कि 10 आना चाहिए। गुणा किस तरीके से, जो अपने को करना है √2 है, √2 का 5 √2 से गुणा करेंगे तो √2 को जब √2 से गुणा करते हैं पूरा 2 हो जाता है और 5 का 5, नहीं गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 5 और 2 है। ठीक है, इस तरीके से 5 और 2 अपने पास क्या आ जाएंगे, इसके गुणनखंड आ जाएंगे 5x और 2x, यानी कि 5 और 2 को जोड़ें 7x होते हैं, 5 को 2 गुणा करने पर 10 आते हैं, 5 और 2 गुणा करेंगे 10, तो 10 कैसे करना है अपने को, जो गुणा करने पर आना चाहिए वो इन दोनों गुणा करके देखना होता है कि पहले इन दोनों गुणा करके देख लें कितना बनता है, तो इसका और इसका गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करके बताया 10 बनता है, यानी कि 7 के टुकड़े करने हैं इस तरीके से, जोड़ने घटाने पर 7 और गुणा करने पर वो वाला 10 बन जाए, तो 5 और 2 हो जाएंगे इसके। अब यहाँ से देखें कि ये दो संख्याओं का एक समूह बनता है, इस समूह में से x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, तो x निकाल दिया कॉमन, यहाँ रह जाएगा √2, x के ऊपर घात 2 थी यानी कि x गुना x अपने पास 2 था, तो एक x कॉमन चला गया, एक x अंदर रख देंगे, प्लस यहाँ से जो x था वो बाहर कॉमन है तो 5 का 5 आ गया, प्लस इसके अंदर जो 2 लिखा हुआ है, 2 कहाँ से बनता है, 2 बनता है √2 गुणा √2 करने से, यानी कि √2 को √2 से गुणा करते हैं तो पूरा 2 बनता है, तो यहाँ से एक √2 बाहर कॉमन निकाल दिया, एक √2 अंदर रह जाएगा, इस दोनों को आपस में गुणा करेंगे √2 और √2 को, तो ये पूरा 2 बनता है, यानी कि वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा करते हैं पूरा 2 बन जाता है, तो एक बाहर कॉमन निकाल दिया, एक इसके अंदर रह गया, x का x यहाँ से √2 है वो बाहर कॉमन चला गया, यहाँ से ये वाला जो है वो बाहर कॉमन और 5 से यहाँ पे लिख दिया बराबर में 0। √2x प्लस 5 ये दोनों में आ रहा है, ये कॉमन बाहर बच गया x, तो x लिख दिया प्लस 2, तो प्लस ये √2 आ गया बराबर में 0, 2x प्लस यानी कि रूट में है ये √2x प्लस 5 बराबर 0, या फिर x प्लस √2 बराबर 0। अब अगर इसके बराबर में 0 लेते हैं तो x का मान निकालना, यहाँ से प्लस का 5 इधर लेके जाएंगे माइनस का 5 और बटे में आ जाएगा √2। अगर इसके बराबर में 0 रखते हैं तो प्लस का √2 है उधर ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड में, तो माइनस का √2 हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों मूल आ जाएंगे, प्लस का 5 इधर ले गए माइनस का 5, √2 बटे में आ गया, यहाँ पे प्लस के √2 तो इधर लेके गए माइनस के √2 या वर्गमूल 2 इसको बोलते हैं, तो ये आ जाएगा द्विघात समीकरणों के मूल आ जाएंगे, द्विघात समीकरण का मूल इस तरीके से हो जाएगा। आगे वाला सवाल भी आपको इसी तरीके से खुद कर लेना है। ये जो 8 थे, 8 एक बार अपने लघुत्तम लेंगे, 8 को 2 से गुणा किया 16, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8x, 1 का 1 और बराबर में 0। ठीक है, 8 इसके सभी के बटे में 1 लगा के, इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1, 8 लघुत्तम आ जाएगा, 8 का फिर 2 से गुणा करेंगे 16x, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8x प्लस 1 बराबर 0, और ये बटे वाला 8 है, 8 का जब इस 0 से गुणा होगा तो वो 0 ही हो जाता है, तो सीधी समीकरण आ जाएगी 16x² माइनस के 8x प्लस 1। अब 8 के 2 टुकड़े करने के जोड़ने घटाने पर माइनस के 8 आए और गुणा करने पर 16 आए, तो इस तरीके से आ जाएगा 4 और माइनस के 4, -4 और -4 माइनस के 8 होते हैं, 4 को 4 से गुणा करें 16 होते हैं। आगे उस तरीके से कॉमन लेके अपने को इस सवाल को पूरा कर देना है।
इसी तरीके से आगे वाला अपना 5वां पॉइंट है 100x² माइनस के 20x प्लस 1। 100x² माइनस 20x प्लस 1, तो 20 के टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने पर 20 आ जाए और गुणा करने पर ये 100 एकम 100 यानी कि 100 आ जाना चाहिए। तो 10 और 10 करें तो 20 होते हैं, 10 को 10 से गुणा करें 100 होता है। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 10 और 10। माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20 होते हैं, माइनस 10 को माइनस 10 से गुणा करें तो प्लस का 100 आता है। उसके बाद वही कॉमन लेके इसको आगे जैसे पीछे सवाल में बताया उस तरीके से इसको कॉमन निकालना है। कॉमन निकाल के अपने को ये x के मान आ जाएंगे 1/10 और दूसरे का भी 1/10 आ जाएगा, और इसको बोलते हैं बराबर मूल। जब दोनों का उत्तर एक जैसा है तो उसको बराबर मूल बोलते हैं कि दोनों मूल क्या है, बराबर हैं, और ये दोनों मान अपने 1/10 और 1/10 है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये अपनी जो गुणनखंड वाला है 4.2 का पहला सवाल अपना पूरा होता है, उसके आगे दूसरे सवाल अगली क्लास में अपने करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।